अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज आपके लिए अमेजिंग खबरें लेके आए हैं। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसमें उसने अपने बाप का कर्ज उतारने के लिए वो स्टार बना, और उस वक्त जो दौर था उस वक्त उसने किस तरह राज किया फिल्म इंडस्ट्री पे, और एक ही हीरोइन के साथ 12 फिल्में की, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ दो सुपरस्टार, माने हुए सुपरस्टार, एक ने दूसरे को कन्विंस किया कि आप फलां चीज़ खरीद लो, उसने वो खरीद ली, लेकिन 5-10 साल तक वो चीज़ जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं की थी। बड़ी दिलचस्प खबर है ये भी, इसके वाले से बात करेंगे। एक हीरोइन जिसने अब फिल्म छोड़ी, और क्यों छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, क्या उसूल था, किस बुनियाद के ऊपर छोड़ी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी एक अदाकारा जिनकी अभी रिसेंट पास में शादी हुई है, उन्होंने इंडियन फिल्म में काम किया था। वो फिल्म उस वक्त तो इतनी हिट नहीं हुई थी, आजकल वो दोबारा लगी है तो वो भी हिट हुई है। इसमें हमें री रिलीज़ करके फिल्म जो है हिट करवाने का ट्रेंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर बात करते हैं फिल्म कौन सी है। शुरू करते हैं हम एक ऐसे हीरो से जिसका बाप अदाकार था, और वो माना हुआ अदाकार था बड़े सगीर का, और उसने फिल्मों में काम किया, उसने नाम पैदा किया, और अपने ज़माने के बड़े सुपरस्टार के साथ एक किस्म का मुकाबला भी था। और उसके ख़ानदान के आधे लोग, आधे से ज़्यादा जो थे बच्चे, वो भी स्टार बने, उनके फोर फादर्स वो भी स्टार बने। और उस अदाकार ने चाइल्ड स्टार के तौर पे भी काम किया, लेकिन बाद में अपने वालिद की फिल्म में काम किया, क्योंकि उसके वालिद ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसके बाद वो कर्ज़ में डूब गए थे, दिवालिया निकल आया था उनका। उस दिवालिया से बचने के लिए उन्होंने उस फिल्म में काम किया, और फिर उन्होंने एक ऐसी ही हीरोइन से शादी की जिनके साथ उन्होंने 12 फिल्में की, एक साथ 12 फिल्में एक साथ की। हम बात कर रहे हैं राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म की। जब उस बॉबी फिल्म की कहानी से पहले आपने सुना होगा कि वो किस तरह बताते थे कि श्री 420 में उन्होंने चाइल्ड स्टार के तौर पे काम किया, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी फिल्मों में चाइल्ड स्टार के तौर पे काम किया। टीनेजर थे वो मेरा नाम जोकर में, और मेरा नाम जोकर ही वो फिल्म थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था राज कपूर का, और उनका वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। उस कर्ज से बचने के लिए उन्होंने प्लान किया कि एक लो बजट फिल्म बनाई जाए जिससे उनको कोई प्रॉफिट हो, तो ताकि ये जितने मुझे माली मसाइल हैं उनसे वो निकल सके। तो इस तरह उन्होंने प्लान किया। फिल्म बॉबी, जो कि बड़ी मशहूर फिल्म है, और जिसमें डिम्पल कपाड़िया पहली दफ़ा सामने आई, और उसके साथ ऋषि कपूर जो कि उस वक्त टीन एज की एज से निकल के आगे जवान हो चुके थे, उनको रखा, अपने बेटे को ऋषि कपूर को, क्योंकि फिल्म का बजट कम था, हीरोइन नहीं ली गई, ज़ाहिर है उसे कितने पैसे दिए होंगे, लेकिन उसके साथ बेटे को हीरो लिया गया, उसे भी कितने पैसे दिए होंगे, पहली दफ़ा वो हीरो, तो वैसे भी बाप की फिल्म थी। तो वो फिल्म जो थी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जब वो भी फिल्म लगी, और उस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े, और जो माली परेशानियां थी राज कपूर के लिए वो सारी की सारी दूर हो गई उस बॉबी फिल्म से। और इस तरीके से ये फिल्म जो थी उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और ऋषि कपूर जो कि अपने बाप को कर्ज से बचाने के लिए एक किस्म के स्टार बने थे, उन्होंने साबित किया कि वो पैदाइशी फ़नकार हैं, क्योंकि उनको बकौल उनके बाद में ना तो डफली बजानी आती थी ना डांस करना आता था, लेकिन स्क्रीन के ऊपर उनकी प्रेजेंस ऐसी थी कि उन्हें इस तरह पता चलता था कि सब कुछ आता है। और उससे ज़्यादा अनोखी बात यह थी कि उन्होंने अपने जो हम असर और सीनियर अदाकार थे उनको बड़ा टफ टाइम दिया, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और नन अदर देन राजेश खन्ना शामिल थे। उनको बड़ा टफ टाइम दिया, और इस तरह जो ऋषि कपूर थे वो हीरो हैं कि जिस वक्त राजेश खन्ना का एक किस्म का सवाल शुरू होने वाला था या हो चुका था, क्योंकि अमिताभ बच्चन छा चुके थे, और उस अमिताभ की वजह से उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का जोनरा जो फिल्मों का था वो एक्शन फिल्मों का था। ऋषि कपूर ने उस ज़माने में, क्योंकि धर्मेंद्र भी एक्शन हीरो भी समझे जाते थे, फाइट अच्छी करते थे वो, तो उस ज़माने में जिस ज़माने में ये हीरोज़ थे और एक्शन फिल्में थी, उन्होंने रोमांटिक हीरो का एक ट्रेंड निकाला। इसको कहते हैं, दोबारा से उन्होंने एक रिवाइवल किया रोमांटिक हीरो का। और ये बड़ी बात है कि एक्शन फिल्मों के ज़माने में उनकी फिल्में जो चली वो फिर किसके साथ चली, वो किस किस्म की फिल्में चली, ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में थी। और वो ख़ुद मानते भी अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में, कि उन्होंने ज़्यादा टाइप फिल्में की, एक जैसी फिल्में की। और इस तरीके से जितनी खुल के वैसे ऑटोबायोग्राफी ऋषि कपूर ने लिखी शायद ही किसी ने लिखी होगी। उन्होंने डंडी शंडी नहीं मारी, खा वो अपने दादे का जिक्र हो, उनके स्कैंडल हो, उनके अफेयर्स हों, खा वो अपने वालिद का जिक्र हो, उनके अफेयर्स हों, और खा अपने हवाले से उन्होंने कुछ भी उसके अंदर रहने नहीं दिया, सब कुछ बताया है। लेकिन फिर 12 फिल्में उन्होंने की किसके साथ, जो उनकी पत्नी यानी कि उनकी बीवी, उनकी वाइफ बनी, उनकी अहलिया,
वो थी नीतू सिंह जो कभी कभी में भी आई थी, आपने देखो, आपको याद होगा। और इस तरीके से 12 फिल्म उनके साथ की। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प कहानी डिम्पल कपाडिया की भी है। बॉबी के हिट होने के बाद एक तरफ जहाँ राज कपूर के हवाले से बात हो रही थी कि शायद इनके साथ भी उनका कोई चक्कर है, दूसरी तरफ उनके बेटे के हवाले से था कि उनके साथ चक्कर है या चक्कर चल सकता है। तो सीनियर अदाकार जो कि डिम्पल कपाडिया से 16-17 साल बड़े थे, वो थे राजेश खन्ना। उनको फिक्र लाहक हो गई कि अगर मैंने इस वक्त इनको शादी के लिए ऑफ़र ना की, प्रपोज ना किया, तो हो सकता है कि ये इनको कोई और ले उड़े। तो इसी खतरे के तहत उन्होंने वो फिर शादी की थी। खैर, ये एक बीच में आ गई कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ जनाब। जो राइवलरी है प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, उसमें बड़े बड़े अदाकारों की आपस की राइवलरीज मशहूर रही होंगी या होती हैं, हीरोइंस की भी होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी रीमा मीरा की राइवलरी आपस में बड़ी मशहूर थी। नीली नादरा अगरचे एक साथ ही थी, उनका भी था। फिर पुराने ज़माने में शमी मारा और ज़ेबा की देख लें आप, उनकी राइवलरी भी मशहूर थी। लेकिन ये भी एक खूबसूरती है फिल्म इंडस्ट्री की या शोबिज़ की जो दुनिया है उसकी, कि इसमें सारा कुछ रिपोर्ट होता है। तो इसी तरह की राइवलरी किंग खान और मिस्टर परफेक्ट यानी शाहरुख खान और आमिर खान के दरमियान में मशहूर है। और उन्होंने कभी एक साथ फिल्म में काम नहीं किया, फिल्मों में तो एक साथ काम नहीं किया, लेकिन अलबत्ता उन्होंने शो एक साथ बाहरले मुल्क जाके ज़रूर किए। इसी किस्म का एक दिलचस्प किस्सा है जो आमिर खान साहब ने बताया कि 1996 में जब वो और शाहरुख खान USA और UK के दौरे पे थे, वहाँ शोज़ एक साथ कर रहे थे, तो वहाँ पे उस ज़माने में मशहूर थे हाई टेक और टैक सेवी के हिसाब से जनाब। उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा शौक़ है शाहरुख खान, और उनके बिल्कुल अपोजिट, उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ समझ लें, जिनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ना तो शौक़ है ना और उनसे नाबल्द भी हैं, वो हैं मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान। तो जिस वक्त ये दौरे पे गए तो 1996 में उन्हें शाहरुख खान ने कहा कि उस टाइम लैपटॉप जो थे नए आए थे, तो लैपटॉप एक ख़रीद ले। तो उन्होंने कहा जी मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा जी ख़रीद ले, जो भी है। उन्हें कायल किया कि इसमें आप अपने ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो तोशिबा का लैपटॉप था उस वक्त आया नया 1996 में। तो आमिर खान ने मजबूर होकर कहा कि जो तू अपने लिए लेगा वही मेरे लिए भी ख़रीद ले। तो इस तरह ख़रीद ले, और इस तरह आमिर खान के लिए भी एक लैपटॉप आ गया। और आमिर खान ने 5 साल तक उस लैपटॉप को हाथ ही लगाया, क्योंकि उन्हें वो इस्तेमाल ही नहीं करना आता था। एक दफ़ा उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि जनाब ये आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये इतने अरसे से जनाब इसी तरह ही पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो उसको बाखुशी इजाज़त दे दिया आमिर खान साहब ने। और जिस वक्त उसको ऑन किया गया वो ऑन ही नहीं हुआ। ज़ाहिर है बैटरी आपको पता है इस तरह की चीज़ें पड़ी रहें तो ख़राब हो जाती हैं या वो ड्राई हो जाती है सारा कुछ। तो इस तरीके से आमिर खान और शाहरुख खान की हवाले से अगरचे कुछ बुरी यादें हैं, कुछ बुरी ख़बरें हैं, कुछ बुरे किस्से हैं, जिसमें मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ। लेकिन ये एक थी कि जिससे साबित हुआ कि उनके अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। तो अब आते हैं जनाब तीसरी स्टोरी की तरफ। आखिर में आपको वो फिल्म के बारे में बताएंगे जो दोबारा से लगी और उसने कितने करोड़ कमाए हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक हीरोइन जिसने एक फ़िल्म करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उस फिल्म का जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर था, दोनों में से कोई एक था, उसने, दोषी नाम था उसका, उसने एक हीरोइन के साथ उसका ताल्लुक़ था, उसका रिलेशन था, तो उसने उसको पीटा था, मारा था बहुत ज़्यादा। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब, हम नन अदर दैन ऐश्वर्या राय की, जो कि अभिषेक बच्चन की बीवी भी हैं, और गुरु फिल्म उन्होंने एक साथ की 2007 में, बड़ी सक्सेसफुल रही। फिल्म का नाम था, जो एक प्लान थी वो थी हैप्पी एनिवर्सरी। वो फिल्म जो थी दोषी जिसका मैंने बताया, वो उसके प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर जो भी थे, उसका ताल्लुक़ था स्त्री फिल्म की हीरोइन फ्लोरल सैनी के साथ, जो कि स्त्री फिल्म में जिन्होंने घोस्ट का किरदार अदा किया। उन्होंने लिखा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और इस तरीके से वो मुझे मारता पीटता बहुत ज़्यादा था। तो इस एक टाइम पे उन्होंने अपने इस जॉ की और टूटे हुए जबड़े की और जो भी उनके ऊपर तशद्दुद वगैरह हुआ होगा उसकी तस्वीरें शेयर कर दी। वो कहीं ऐश्वर्या राय ने देख ली। उन्हीं दिनों में वो फिल्म जो थी एग्री कर चुकी थी। और अमूमी तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि जिस चीज़ से आप एग्री करते हैं उसे आप अमूमी तौर पे पीछे नहीं हटा जाता। साइन होने के बावजूद, फिल्म का मुआहदा होने के बावजूद ऐश्वर्या राय ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर फिल्म करने से इनकार कर दिया कि उसने ये सारा कुछ किया था। तो उसने, हीरोइन ने, जो स्त्री की हीरोइन है, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और इस तरीके से अपने विट की वजह से, अपने बोलने की वजह से भी ऐश्वर्या राय जहाँ मशहूर हैं, वहाँ ये एक उसूली जो बात थी या किसी के साथ देने के हवाले से था, ये भी एक नया एक परत थी जो उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से सामने आई। आखिर में आपको बताते हैं जनाब, अभी आपको पता है मारवा हुसैन की शादी हुई है अभी हफ्ता 10 दिन पहले,
और किस तरीके से मुझे वैसे उनकी जफ़ा में अदाकारी बहुत अच्छी लगी थी। सम्मी में भी उन्होंने मरकज़ी किरदार किया था, टाइटल किरदार किया था ड्रामे में, वो भी बहुत अच्छा लगा था। उनकी बहन है उर्वा जो कि फरहान सईद की बीवी भी है, हेल्प मी दुर्दाना वाली, पंजाब नहीं जाऊँगी वाली। और इस तरीके से मरवा की तो शादी अभी हुई है। लेकिन 2016 में आपको याद होगा सनम तेरी कसम एक फ़िल्म आई थी इंडिया की, उस फिल्म को उन्होंने किया वहाँ पे, और उस फिल्म को उस वक्त भी फरवरी में ही लगाया गया था 2016 में। लेकिन वो फिल्म बुनियादी तौर पर 5 करोड़ में बनी थी और इंडिया में 9 करोड़ कर सकी थी, वर्ल्ड वाइड उसने 16 करोड़ किया था। तो कोई इतनी ज़्यादा हिट का स्टेटस नहीं था, इतनी ज़्यादा मतलब ठीक है नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन टैग उसके ऊपर अभी भी फ्लॉप फिल्म का लगा हुआ था। लेकिन हैरान कुन बात ये देखें, जब उस फिल्म को 9 साल के बाद दोबारा रिलीज़ किया गया उसी फरवरी में, 7 फरवरी से, आपको पता है कि रिलीज़ का ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, जहाँ पे कल हो ना हो रिलीज़ हुई, वहाँ पे करण अर्जुन रिलीज़ हुई, वहाँ पे और फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो वहाँ पे सनम तेरी कसम भी रिलीज़ हुई। और सनम तेरी कसम को पहले हफ्ते के अंदर ही उसने अच्छी खासी कमाई की और पहले हफ्ते में उसने 8-10 करोड़ पे कमाते हुए जनाब, टोटल जो उसका पहले एक दिन का भी बजट जो उसका बिजनेस था वो 1 करोड़ से ज़्यादा रहा। और वैलेंटाइन डे वाले दिन भी वो चली, तो कुल मिला के जो उसकी अब दोबारा रिलीज़ होने के बाद जो उसकी कलेक्शन है वो 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कि उस टाइम जो ना चलने वाली फिल्म, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट ना देने वाली फिल्म, अब उसने फिल्म में किस तरह कमाई की है, किस तरीके से सामने आई है वो फिल्म, ये भी अपना ही एक रिकॉर्ड है। फिल्म के हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकता किस टाइम क्या कौन सी फिल्म चल जाए, किस टाइम किस के बारे न्यारे हो जाएं और किस टाइम बिल्कुल तबाही निकल आती है, दिवालिया निकल आता है, जैसा मैंने आपको मेरा नाम जोकर का भी अभी बताया। तो ये था सनम तेरी कसम का, कि उसने इतने करोड़ कमाने के बाद जनाब साहब वो फिल्म लगी हुई है अभी भी, और सिर्फ 5 करोड़ पीछे है तुम आबाद जो फिल्म थी, जो रिलीज़ हुई, जो अभी तक जितनी दोबारा फिल्में आई हैं, दोबारा रिलीज़ हुई हैं, सिनेमा की जीनत दोबारा बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त तुम आबाद थी जिन्होंने 32 करोड़ कमाया जिसने, और ये सिर्फ 5 करोड़ पीछे है और लगी हुई है। और वहाँ के जो पंडित हैं, फिल्मी पंडित और एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जो शोबिज़ के हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड आसानी के साथ तोड़ देगी। और इसके बाद सनम तेरी कसम का सीक्वल बनाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं और उसमें मरवा को दोबारा से ऑफ़र भी की गई है। देखते हैं कि इसके हवाले से क्या आता है। तो ये दोबारा रिलीज़ होने वाला जो ट्रेंड था, हमने जो पहले सुना सबसे पहले, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन हमें जो हमारी मालूमात के मुताबिक वो वहीद मुराद की फिल्में थी कि जो उनकी इंतकाल के बाद जिन्होंने बिज़नेस किए, और उन फिल्मों ने भी बिज़नेस किए जो उनकी फ़र्स्ट रिलीज़ में बिज़नेस नहीं कर सकी थी या उनको फ्लॉप जाना जाता है। तो उसमें भी उनकी फिल्में, अगर आप 1985, 1984, 1983 जिस साल में उनका इंतकाल हुआ था, वो साल उठा के देखें तो आपको बिलखुसूस कराची में और अमूमी तौर पर लाहौर में भी फिल्में आपको लगी हुई नजर आएंगी। और नागमुनी ने तो कहा जाता है कि लाहौर में, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं तो इस चीज़ पर कन्विंस हूँ कि शायद सिल्वर जुबली की होगी, लेकिन लोग कहते हैं, खैर मैंने कहीं स्टार भी देखा था इसका, कि वो गोल्डन जुबली कर गई थी, दोबारा आई थी नागमुनी, अर्ली 70s की फिल्म थी। और इस तरीके से जब दोबारा उनके इंतकाल के बाद आई, तो ये रिलीज़ फिल्म का बिज़नेस भी बड़ा अजीब है कि बाज़ दफ़ा पहली दफ़ा जब फिल्म आती है तो उस वक्त उसको कोई नहीं देखता। अब जब वो फिल्म सनम तेरी कसम यूट्यूब पे भी मौजूद है, वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मौजूद है, ZEE5 पे भी शायद मौजूद है, या जियो वो वाला जियो नहीं, JIO उस पर भी मौजूद है। तो वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी सिनेमा के ऊपर लोग देखने चले जाते हैं। फिल्म नहीं देख रहे तो फर्स्ट बॉलीवुड की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में भी मुतासर हो रही हैं। जब देखने पे आते हैं तो ड्रामे भी देख लेते हैं, दोबारा जाके फिल्में भी देख लेते हैं। तो इस हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझसे लोगों ने पूछा था OTT का ओवर द टॉप, इसका एब्रीवेशन जो मैं OTT है उसकी है, और इसको नेटफ्लिक्स ये ऐप होती है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, आप में से ज़्यादा को तो पता है, लेकिन ये ऐप्स होती हैं, उसका मंथली चार्जेस होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, उसको आपको 300-400 से लेके 1000 रुपये तक मिल जाता है। उसमें आपको हॉलीवुड की नई फिल्में सबटाइटलिंग के साथ, बॉलीवुड की फिल्में, नई फिल्में, उसमें ये जो कपिल शर्मा शो है वो सारा कुछ मिलता है। ये है नेटफ्लिक्स, और इसके साथ ऊपर पाकिस्तान का कंटेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइम जो है, प्राइम वीडियो वो भी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने उस दिन बताया था, केबल वन है, ZEE5 है, बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म ऐप्स होती हैं और उसके मंथली आपको चार्ज करने पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में महंगा नेटफ्लिक्स ही है, बाकी 100-100, 200-200 रुपये में भी महीने में मिल जाते हैं। तो बेताशा फिल्में, हर रोज़ कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ हो रही होती है, वो देखते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।